ठीक है, हम यहाँ पर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे। टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग के बारे में हमने इंट्रो देख लिया कि ये क्या क्या होती हैं और इनके काम क्या क्या है। ठीक है, अब इन सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि मतलब यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, मतलब बाकी टेस्टिंग में क्या होता है। तो यूनिट टेस्टिंग फोकसेस वेरिफिकेशन एफर्ट ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी यूनिट अब आपका कुछ भी हो सकता है ना, ये आपका कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, आपका कोई मॉड्यूल भी हो सकता है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो यूनिट टेस्टिंग आपके पास किस चीज पे फोकस कर रहा होता है, यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी यूनिट टेस्टिंग आपकी वेरिफिकेशन ही कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि यूनिट टेस्टिंग आपके पास फोकस कर रही होती है वेरिफिकेशन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंट्रोल पाथ्स आर टेस्टेड टू अनकवर एरर्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द मॉड्यूल। यहाँ पर आपके पास टेस्ट किया जाता है, लेकिन बाउंड्री ऑफ द मॉड्यूल के अंदर अंदर। आप इस मॉड्यूल से बाहर जाकर टेस्ट नहीं करते हैं, मॉड्यूल के अंदर रहते हुए टेस्ट कर रहे होते हैं। The unit test focuses on the internal processing logic and data structure within the boundaries of a component। यहाँ पर भी आप internal processing को देखते हैं अपने उस particular module की, सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की ही हम बात कर रहे हैं। आउटसाइड द मॉड्यूल हम यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग के अंदर चेकिंग नहीं कर रहे होते हैं। इंटरनल प्रोसेसिंग लॉजिक एंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है या कोई और चीज भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ पर बाउंड्रीज ऑफ द मॉड्यूल या बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने एक ही चीज की बाउंड्री में रहते हुए टेस्टिंग की है, तो वो आपके पास यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड इन पैरेलल फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये आपके पास पैरेलल भी टेस्टिंग हो सकती है, यानी आप 2 या 3 कंपोनेंट्स पर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग भी आप फिर पैरेलल में ही साइमल्टेनियसली करेंगे, यानी एक ही साथ आप 2-3 मॉड्यूल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ कोडिंग कर रहे हैं, मतलब 2-3 मॉड्यूल्स के अलग अलग, तो आप उनकी टेस्टिंग भी अलग अलग, मतलब एक ही वक्त के अंदर होगी उनकी अलग अलग टेस्टिंग, लेकिन वो एक ही साथ यानी पैरेलल के अंदर होगी। तो ये थी आपकी यूनिट। इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ सिस्टमैटिक टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये लफ्ज ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, while at the same time conducting tests to uncover errors associated with interfacing। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपके पास जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से यहाँ पर इनके मुराद ये है कि जब आप यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं, आप जब उन तमाम यूनिट्स को या उन तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, यानी उनका एक आर्किटेक्चर आप बना रहे होंगे, फिर आप उस पूरे के पूरी पिक्चर की या पूरी के पूरी होल सिस्टम की होल सॉफ्टवेयर की आप टेस्टिंग करेंगे, तो उस तरह की टेस्टिंग आपके पास क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू टेक यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपके पास जो यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट है, यानी वो कंपोनेंट जिनकी आप यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं, the objective is to take unit testing components and build a program structure। आप उन यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट्स का एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपके पास पर्टिकुलर उस डिजाइन के अंदर रिक्वायर है, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, वो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। द एंटायर प्रोग्राम इज टेस्टेड एज अ होल, यानी आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कंबाइन करके। होपफुली ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप सिंपल काम कर रहे होते हैं यूनिट्स की फॉर्म के अंदर, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप कंप्लीट प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन वाला स्टेप जो है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वेरिफिकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ टास्क इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर अब जो सॉफ्टवेयर से आपको फंक्शनैलिटी रिक्वायर है, यानी जो कोड आपने किया है वो कोड अब सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद पता चल सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर वेरीफाइड है या नहीं है। होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं वैलिडेशन टेस्टिंग। अब इसकी वैलिडेशन टेस्टिंग सारी फिर सब टेस्टिंग भी हैं,
तो यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ को मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो वैलिडेशन टेस्टिंग के बारे में जैसे अभी मैंने बात की थी कि वैलिडेशन टेस्टिंग प्रोवाइड्स फाइनल अश्योरेंस दैट सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल, बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, अब इसके अंदर इन्होंने अलग अलग नाम दे दिए हैं, इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बिहेवियरल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आपके कस्टमर ने आपको इम्प्लीमेंट करने का कहा था, वो यहाँ पर चेक की जाती है वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर कि वो तमाम रिक्वायरमेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हैं या नहीं है जो आपने अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट की हैं। तो वैलिडेशन टेस्टिंग बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि वैलिडेशन टेस्टिंग क्या है तो आप क्या बताएंगे कि वैलिडेशन टेस्टिंग में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं वो रिक्वायरमेंट्स हम अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए, ये आपके पास वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब जब वैलिडेशन टेस्टिंग होती है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कस्टमर को और डेवलपर तकरीबन साथ बैठकर ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर अलग से चेक करता है, फिर वो रिपोर्ट करता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं जब हम ये अल्फा बीटा टेस्टिंग के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो वैलिडेशन टेस्टिंग बेसिकली आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपके पास वैलिडेशन टेस्टिंग की ही एक टाइप है। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसके लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है कि वो टेस्टिंग जिसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करवा सकें, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर वैलिडेट ही करवा रहे हैं। एक्सेप्ट आपका सॉफ्टवेयर कब होगा? जब जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई हैं वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट की गई होंगी, तभी जाकर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसके लफ्ज में ही पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन मौजूद है। Acceptance testing is conducted when software is developed for specific customer and not for a large public. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपके पास नॉर्मली तब होती है जब आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाया गया हो, वो एक लार्ज ऑडियंस के लिए नहीं बनाया गया हो। अब ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो पर्टिकुलर बंदे के लिए बनाए गए हों और वो लार्ज के लिए ना हो, और ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो लार्ज पब्लिक के लिए बनाए गए हों और वो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं। तो इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी हो सकती है कि वो सॉफ्टवेयर, जैसे मिसाल है कोई स्कूल है, वो स्कूल आपसे कोई अपनी वेबसाइट बनवाता है और उस स्कूल की कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं, वो जिस तरीके से अपने काम को लेकर चलते हैं अपने स्कूल में, वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये क्या होगा, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो पर्टिकुलर सिर्फ उस स्कूल के लिए काम करेगा। तो ये आपके पास क्या काम होगा कि वो जो काम आप इम्प्लीमेंट करके देंगे अपने कस्टमर को या उस स्कूल को, तो वो काम आप क्या करेंगे एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और लार्ज पब्लिक के लिए आपके पास कौन सी सॉफ्टवेयर हो सकती है? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ये क्या होता है कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक लार्ज ऑडियंस के लिए बनाए गए होते हैं। तो या इसके एग्जांपल में आप ये भी ले सकते हैं कि आप कोई गेम डेवलप करते हैं। अब वो जो गेम है ये कोई एक बंदा या एक स्कूल या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं खेलेगी, वो जो गेम आप बना रहे हैं वो आपके पास कंप्लीटली आपको एक लार्ज पब्लिक के लिए बना रहे हैं, उसको कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है उस गेम को। तो ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है ये नॉर्मली आपके पास की जाती है जब आप कोई एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए अपने सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, अलाउज कस्टमर टू वैलिडेट ऑल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपको अलाउ करती है कि कस्टमर जो है अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करे कि जो रिक्वायरमेंट्स मैंने उसको बताई थी, मतलब डेवलपर को उसने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम में हैं या नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है स्पेसिफिक कस्टमर के लिए की जाती है, ये लार्ज पब्लिक के लिए नहीं की जाती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लार्ज पब्लिक के लिए क्यों नहीं की जाती है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं बात करूंगा कि ये लार्ज पब्लिक के लिए क्यों वैलिड नहीं है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कस्टमर ट्रीट्स द सॉफ्टवेयर एंड गिव फीडबैक। कस्टमर जो है आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके देखता है, ठीक है, और फिर आपको फीडबैक देता है। इफ
फीडबैक इज पॉजिटिव, यानी आपको जो फीडबैक मिला है वो अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है तो सॉफ्टवेयर को आप डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। और अगर जो आपको फीडबैक मिला है वो नेगेटिव फीडबैक मिला है, यानी उसके अंदर कोई चीज़ कमी है, तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर अपने कस्टमर को वो सेंड कर देते हैं। इस तरह आपका जो सॉफ्टवेयर है यानी मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कस्टमर उसको दोबारा से टेस्ट करेगा, यानी जो जो रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए आपके सिस्टम के अंदर वो उसको दोबारा से चेक करेगा और फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा कि इसने क्या किया है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की है। अगर वो आपकी टेस्टिंग उसका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट करेगा। आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए दी गई है उसके बाद फिर वो उसको आप दोबारा से सेंड करेंगे और वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वैलिडेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है, या उसकी आप टाइप समझ लें, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपके पास किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए की जाती है, स्पेसिफिक कस्टमर। अब ये कोई एक सिंगल बंदा भी हो सकता है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई लार्ज ऑडियंस के लिए आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं की जाती, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हुआ क्या। अब दूसरी तरफ आपके पास वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर ही आपके पास एक टेस्टिंग आती है, अल्फा बीटा टेस्टिंग, ठीक है। कंडक्टेड व्हेन द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड फॉर लार्ज ऑडियंस। अब ये वाली जो टेस्टिंग है अल्फा बीटा टेस्टिंग, ये आपके पास तब की जाती है जब आपके पास जो भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो किसी कोई लार्ज ऑडियंस के लिए आपने बनाया हो, यानी आपको सही से नहीं पता कि आपका जो भी कस्टमर होगा, जो यानी उसको इस्तेमाल करने वाला यूजर होगा वो कौन होगा, उस वक्त वो एनोनिमस है। एनोनिमस कस्टमर से मुराद ये है कि आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन कौन इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको नहीं पता कि किस तरह के यूजर उस पर्टिकुलर मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, या या अगर आप मतलब कोई गेम डेवलप कर रहे हैं और आपने वो गेम डेवलप करके फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर पर रख दिया है, अब आपको तो नहीं पता ना कि प्ले स्टोर से वहां पर कौन उसको डाउनलोड करके उस गेम को यूज करेगा। तो वहां पर आपका जो कस्टमर है यानी जो आपका एंड यूजर है वो एनोनिमस है, आपको नहीं पता कि किस टाइप के यूजर उस पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग आपके पास उस वक्त की जाती है जब आपके पास लार्ज ऑडियंस के लिए कोई सिस्टम बनाया गया हो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक बंदा मौजूद नहीं है। देखें, जब आप कोई गेम अगर आपने प्ले स्टोर पर आप गए हों, प्ले स्टोर के ऊपर जब आप कोई गेम के ऊपर जाते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जाते हैं तो वहां पर पॉजिटिव रिव्यूज भी होते हैं और नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक बंदे ने नेगेटिव रिव्यू दिया है और 99 बंदों ने आपको पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो आप उस एक बंदे की वजह से अपने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देंगे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो अब हो सकता है कि अब यहाँ पर एक्सेप्टिंग टेस्टिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हो सकता है कुछ बंदे आपकी चीज को एक्सेप्ट करें और कुछ बंदे आपकी चीज को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक्सेप्टिंग टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास उन सूरतों में लगेगा जब आपके पास कोई स्पेसिफिक कस्टमर हो या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक एनोनिमस कस्टमर के लिए अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे तो उस वक्त जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहती है। फिर आप क्या करते हैं, अल्फा बीटा टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरीड आउट बाय की टेस्टिंग जो है आपका कस्टमर की मदद से ही की जाएगी। अब वो किस तरह की जाएगी, अल्फा टेस्टिंग जो है आपके पास अलग होती है, बीटा टेस्टिंग जो है आपके पास अलग होती है। डन बाय कस्टमर एट डेवलपर साइट। अब जो अल्फा टेस्टिंग है ये आपके पास की जाती है, देखें दोनों तरह की जो टेस्टिंग है ना ये करेगा कस्टमर ही, लेकिन अल्फा टेस्टिंग जो है कस्टमर की जगह सॉरी डेवलपर की साइट पे की जाएगी, यानी उस वक्त जो है जो अल्फा टेस्टिंग होती है कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आपके पास अल्फा टेस्टिंग जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि जब आपका कस्टमर या कोई भी एंड यूजर उस चीज को आपके पास चेक कर रहा है तो वो डेवलपर के साथ बैठ कर ही वहां पर चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या पर्टिकुलर सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है, कोई इसके अंदर चीज कमी तो नहीं है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि वहां पर डेवलपर मौजूद है, उससे जो बंदा एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उससे ज्यादा कंट्रोल किसी भी बंदे के हाथ में नहीं होगा।
ठीक है ना। जो भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो आपके पास सबसे ज्यादा उस सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अल्फा टेस्टिंग के वक्त डेवलपर आपका प्रेजेंट होता है, कैरीड आउट बिफोर द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो अल्फा टेस्टिंग है ये नॉर्मली आपकी प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले की जाती है। ठीक है। एरर्स एंड फेलियर्स आर रिकॉर्डेड। अगर कोई एरर या फेलियर्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि उनको बाद में रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। ये व्हाइट बॉक्स के ऊपर, व्हाइट और ब्लैक बॉक्स के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बीटा टेस्टिंग जो है डन बाय कस्टमर एट कस्टमर साइट। आपके पास बीटा टेस्टिंग जो है ये डेवलपर उस वक्त मौजूद नहीं होता। बीटा टेस्टिंग फॉर एग्जांपल आपके पास रिलीज कर देने के बाद की जाती है। बीटा टेस्टिंग आपके पास मतलब आपकी प्रोडक्ट को रिलीज कर देने के बाद की जाती है। डन बाय कस्टमर एट कस्टमर। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी आप एक गेम डेवलप कर लेते हैं और वो गेम मैं अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके उसको खेलना शुरू करता हूँ। अब ये जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, यानी मैं चेकिंग कर रहा हूँ अगर उसमें कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, तो इस तरह की जो टेस्टिंग है मेरे पास, इस टेस्टिंग को हम कह रहे हैं बीटा टेस्टिंग। डन बाय कस्टमर एट कस्टमर साइट, कंडक्टेड इन रियल टाइम, नॉट अंडर डेवलपर्स कंट्रोल। अब जो मैं अपने मोबाइल के अंदर उस ऐप को इंस्टॉल करके वहां पर टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ये डेवलपर के कंट्रोल में नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर चल रही है। अब इसके अंदर कोई एरर वगैरह आएगा तो वो डेवलपर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अल्फा टेस्टिंग की बात कर रहे थे तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपकी टेस्टिंग हो रही थी। वहां पर अगर कोई एरर वगैरह आ रहा था तो वो हाथ के हाथ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बीटा टेस्टिंग के अंदर ये डेवलपर के कंट्रोल के अंदर नहीं होता। बीटा टेस्टिंग में डेवलपर भी आपका प्रेजेंट नहीं होता है। कैरीड आउट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। बीटा टेस्टिंग जो है प्रोडक्ट के रिलीज करने के बाद की जाती है। फेलियर्स, अगर कोई एरर आता है या कोई फेलियर इसके अंदर आता है तो वो आपके पास रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना। इस तरह आपके पास रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी बहुत सारी एप्स आपको दे रही होती है कि इसके अंदर अगर कोई कमी है या कुछ है, जैसे कमेंटिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, तो आपके पास फेलियर्स आर रिपोर्टेड, यानी बीटा टेस्टिंग के अंदर अगर कोई फेलियर आ भी रहा है तो वो रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या था, फेलियर्स आर रिकॉर्डेड, यानी वो डेवलपर अपने पास रिकॉर्ड कर लेता था ताकि उसको वो ताकि उसको वो बाद में रिजॉल्व कर सके। यहाँ पर जो आपका कस्टमर है वो उन एरर्स को रिपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के अंदर लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग का दूसरा नाम आप ये समझ सकते हैं व्हाइट प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और बीटा टेस्टिंग का दूसरा नाम आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बात सारी की सारी सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपके पास वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर कस्टमर टेस्टिंग कर रहा होता है, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होती, उसके अंदर कस्टमर खुद से ही टेस्टिंग कर रहा होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसके अंदर जो है आप इसको और ज्यादा सिंपल अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, उसके अंदर कोडिंग रिलेटेड कोई भी चीज चेक नहीं की जाती। दोबारा से बता रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप, ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, अब इसके पीछे क्या काम हुआ है हमें इससे कोई गरज नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको ये कोई गरज नहीं होती इस बात से कि उसके पीछे क्या बैकएंड के ऊपर कोडिंग की हुई है, उस कोडिंग के अंदर क्या क्या मसले हैं वगैरह वगैरह, इससे कस्टमर का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा लफ्ज आप यहाँ पर बीटा टेस्टिंग बोलते हैं, या आप इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग भी आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर अल्फा टेस्टिंग के अंदर आप फंक्शनैलिटी के साथ साथ अपने कोडिंग रिलेटेड चीजों को भी चेक कर रहे होते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कोडिंग रिलेटेड चीजों को चेक कर रहे हैं, यानी आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को चेक कर रहे हैं जो उस ब्लैक बॉक्स के पीछे है। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर फंक्शनैलिटी प्लस कोडिंग को साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ये कॉन्सेप्ट अल्फा बीटा टेस्टिंग बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लफ्ज को, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या फर्क है। तो जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कभी आ जाए तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपके पास वो टेस्टिंग है जिसके अंदर आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं,
कि आपका सिस्टम जो है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप मतलब फंक्शनल टेस्टिंग प्लस इंटरनल टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं कि आपने जो कोड किए हैं या डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इस्तेमाल किए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए। होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया है एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग आपके पास स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स को आप चेक करने को यूनिट टेस्टिंग कह रहे हैं। उन यूनिट्स को आप आपस में कंबाइन करके एक बड़ी पिक्चर के अंदर पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर आप ये चेक कर रहे होते हैं कि जो सिस्टम हमने या जो सॉफ्टवेयर अभी हमने डेवलप किया है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। फिर हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को देखा कि ये क्या होती है कि आपके पास ये कोई स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होती है, ये लार्ज ऑडियंस के लिए नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर अपने सिस्टम को चलाकर देखता है और फिर आपको फीडबैक देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो आपको रिजेक्ट करके उसमें मॉडिफिकेशन करने को कहता है और फिर वो दोबारा सेंड किया जाता है। अल्फा बीटा टेस्टिंग आपके पास एनोनिमस कस्टमर के लिए की जाती है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग आपके पास वो टेस्टिंग होती है जो डेवलपर के कंट्रोल के अंदर की जाती है। बीटा टेस्टिंग आपके पास वो टेस्टिंग है जो डेवलपर के कंट्रोल में नहीं होती। अल्फा टेस्टिंग रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट से पहले की जाती है, बीटा टेस्टिंग प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद की जाती है, ठीक है। और इसको आप वाइट प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कह रहे हैं और बीटा टेस्टिंग को आप सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करना चाहिए। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर ले।